कैसे हैं सब लोग? बढ़िया एकदम। चलिए, आज हम जो फर्स्ट फ्लाइट है 10th सीबीएसई इंग्लिश का टेक्स्ट बुक जो है उसका जो 5th चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, उसमें जो 3 पार्ट्स है उसका जो सेकंड पार्ट है कुर्ग, उसको कवर करेंगे। तो कुर्ग हम जानते हैं कि एक बहुत पॉपुलर मतलब ट्रैवल इन डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट स्पॉट है। वहाँ पर लोग अक्सर गर्मियों में या छुट्टियों के टाइम पर जाते हैं। तो ये कर्नाटक में है और वहाँ का बहुत ही सुंदर जो स्पॉट है तो उसके बारे में जानकारी दी है, तो वो हम पढ़ते हैं। चलिए लेट अस स्टार्ट। कुर्ग इज कॉफी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। इसको कॉफी कंट्री कहा जाता है क्योंकि वहां पर कॉफी उगती है बहुत ज्यादा, इसलिए इसको कॉफी कंट्री भी कहा जाता है। Midway between Mysore and coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. Midway मतलब in between. मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, मैंगलोर और मैसूर के बीच में ये जो है कुर्ग, ये सिचुएटेड है। अभी कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, कोस्टल मतलब आपको पता है कि जो समुद्र का किनारा होता है उसको कोस्टल बोला जाता है। तो ये जो मैंगलोर है दैट इज कोस्टल, वो समुद्र के किनारे पर है। तो मैंगलोर और मैसूर इसके बीच में कुर्ग है। व्हाट द राइटर सेज कि a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God। तो ये इतना सुंदर है कि ऐसा लगता है जैसे भगवान के जो राज्य में से, भगवान का जो किंगडम है, भगवान का किंगडम किंगडम मतलब क्या है, स्वर्ग, वहां से ड्रिफ्ट होकर मतलब ऐसे तैरते तैरते नीचे आ गया। इतना सुंदर है, मतलब कुर्ग इज सो ब्यूटीफुल कि ऐसा लगता है इट इज एक्चुअली केम डाउन फ्रॉम हेवन। This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. अब ये जो लैंड है रोलिंग हिल्स, रोलिंग हिल्स मतलब क्या होता है? रोलिंग हिल्स मतलब जिसमें ऐसे स्लोप्स बने हुए होते हैं। तो ये जो टी या कॉफी का प्लांटेशन होता है, जिसकी जो फसल उगाई जाती है, वो ऐसे जो स्लोपी हिल्स होते हैं उस पर होती है, उस पर ये प्लांटेशन किया जाता है। तो रोलिंग हिल्स मतलब स्लोपी हिल्स, उनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती, छोटी हाइट के होते हैं और वो स्लोपी होते हैं, ऐसे छोटे छोटे पहाड़ियां होती है जो स्लोपी होती है। सो ये जो लैंड ऑफ रोलिंग हिल है, ये इनहेबिटेड, इनहेबिटेड मतलब वहां के रहने वाले, वो वहां पर कौन रहता है? तो वहां पर अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, मार्शल मैन मतलब जिनका, मार्शल मतलब युद्ध से संबंधित, तो जिनका संबंध युद्ध से है, मतलब योद्धा जो है वहां के जो पुरुष है वो ज्यादातर योद्धा है। वो युद्ध से जो रिलेट करने वाली चीजें हैं उसमें भाग लेते हैं, मतलब दे आर योद्धा। एंड ब्यूटीफुल वुमेन, वहाँ की जो महिलाएं वो बहुत सुंदर हैं। और वहां पर वाइल्ड क्रीचर्स है क्योंकि इतना जंगल है, जंगल से गिरा हुआ है, रेन फॉरेस्ट है वहां पर, तो उस वजह से वहां पर वाइल्ड एनिमल्स भी, क्रीचर्स भी बहुत सारे हैं। कुर्ग और कोडागू, इसका ओरिजिनल नाम जो है दैट इज कोडागू, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। ये कर्नाटक का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। और ये यहाँ क्या है? इट इज अ होम, दिस इज अ होम फॉर एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट मतलब थिक जंगल, जो वहां पर बहुत बारिश, जहाँ बहुत बारिश होती है, ट्रॉपिकल जो एरियाज होती है वहां पर बहुत बारिश होती है, जिसकी वजह से वहां पर हमेशा बहुत थिक और बहुत ग्रीन, और हमेशा ग्रीन रहने वाला जो जंगल होता है वो वहां पर बनता है। क्योंकि इतनी बारिश होती है तो वो बारिश जो होती है की वजह से बहुत कंड्यूसिव एनवायरनमेंट रहता है ना, झाड़ों के लिए या ग्रीनरी के लिए। तो वहां पर हमेशा ग्रीन बना रहता है, बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, बहुत थिक भी होते हैं, और हमेशा ग्रीन रहने वाले जो रेन फॉरेस्ट है वो यहाँ पर कुर्ग में है। स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशन, वहां पर बहुत सारे अलग अलग तरह के मसाले उगाए जाते हैं और कॉफी के प्लांटेशन भी है, कॉफी भी वहां पर उगाई जाती है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। अभी जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है वो कुर्ग डिस्ट्रिक्ट का 30% एरिया कवर किया हुआ है। इतना मतलब इतना बड़े पैमाने पर वहां पर जंगल है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ड्यूरिंग द मॉनसून्स इट पोर्स इनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे। और वहां पर मानसून के टाइम पर इतनी बारिश होती है कि वहां पर विजिटर आते नहीं है, प्रिफर नहीं करते। दैट रेन कीप्स द विजिटर अवे, मतलब बहुत बारिश होती है तो वहां क्यों जाएगा कोई बारिश में? वहां मतलब लिटरली जो नॉर्मल लाइफ होता है वो थोड़ा डिस्टर्ब सा हो जाता है। तो
पीपल डोंट प्रिफर टू गो ड्यूरिंग मानसून। तो मतलब इतनी बारिश होती है कि वो विजिटर्स को दूर ही रखती है, विजिटर्स नहीं आते हैं उस दौरान। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। सीजन ऑफ जॉय मतलब यहाँ का आनंद लेने का समय, मतलब कुर्ग को अगर एंजॉय करना है आपको तो उसका सबसे सही समय जो है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम सितंबर, जब बारिश खत्म होने को आती है, मानसून खत्म होने को आता है, टिल मार्च। मार्च तक वहाँ का जो मौसम है वो बहुत अच्छा होता है। सो दैट इज द बेस्ट टाइम टू विजिट कुर्ग। द वेदर इज परफेक्ट ड्यूरिंग दिस टाइम, और वेदर बहुत अच्छा होता है वहाँ का, विथ सम शावर इन फॉर गुड मेजर। थोड़ी बहुत शावर होते रहते हैं, क्योंकि ये जो इस तरह के जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं ना, जहाँ रेन फॉरेस्ट होते हैं, वहां पर बारिश होती ही रहती है। ऐसा नहीं कि कंप्लीटली बारिश खत्म हो गई, यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश, दिन में एक आध बार बारिश होती रहती है, लेकिन गुड अमाउंट, रीजनेबल अमाउंट, की जिससे आपको तकलीफ नहीं होगी। इतनी बारिश इन दिनों में होती है, मतलब सितंबर से मार्च के दौरान उतनी बारिश होती है कि दैट इज मैनेजेबल। मतलब वो जो मानसून जैसी बारिश, भयानक वाली बारिश नहीं होती है। सो good amount of showers are thrown in good measure. The air breathes of invigorating coffee, ऐसे मतलब स्ट्रॉन्ग, जो वहाँ की जो मतलब वहाँ जो कॉफी प्लांटेशन है, तो कॉफी की जो अरोमा होता है वो पूरे एटमॉस्फेयर में ऐसे इनविगोरेटिंग, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत प्रोमिनेंट, जिसको बोले सब दूर कॉफी की स्मेल फैली होती है। आप जस्ट इमेजिन करो कि हम अगर किसी कैफे में जाते हैं तो वहां पर कॉफी के बीन्स अगर चर्न कर रहे हो या कॉफी को ब्रू कर रहे हो, तो पूरे कैफे में या आजू बाजू के एरिया में भी बिल्कुल वो कॉफी की ऐसी बड़ी सौंधी सी खुशबू, जिसके बोलते हैं इंटॉक्सिकेटिंग सी, वो फैल जाती है। बड़ी अच्छी होती है वो रिफ्रेशिंग सी खुशबू। तो जहाँ कॉफी का प्लांटेशन है वहाँ फ्रेश कॉफी, उसकी तो कितनी खुशबू होती होगी। तो वहां पर कुर्ग में हर जगह कॉफी की ऐसी बढ़िया सी, एकदम स्ट्रॉन्ग सी, बहुत सौंधी सी खुशबू हर जगह फैली होती है हवा में। The air breathes of invigorating coffee. Coffee estate and colonial bungalows stand tucked under the canopies in prime corners. और वहां पर क्या है कि कॉफी के प्लांटेशन है, कॉफी उगाई जाती है, अलग 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 कॉफी के प्लांटेशन है। उसके अलावा वहां पर कॉलोनियल बंगलोज, मतलब जब हम कॉलोनियल मतलब किसी और देश द्वारा दूसरे देश को चलाया जाना, दैट इज कॉल्ड कॉलोनियल। कॉलोनियल मतलब हमारे देश में किसका राज था? हमारे देश में ब्रिटिशर्स थे। तो जब ब्रिटिशर्स यहाँ रहते थे तो उन लोगों ने जो बंगलोज बनाए थे, ब्रिटिशर्स, एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट टिपिकल सा है, तो वो जो बंगलोज कॉलोनी उस टाइम के बंगलोज अभी भी वहां पर है। और ये जो कॉफी के प्लांटेशन है, दे आर टक टक, मतलब ऐसे लगता है उसमें ऐसे फंसा कर रखा है इस तरह से, मतलब उसके अंडर है। यहाँ उसका मतलब है कि अंडर है, किसके अंडर है? तो कैनपीज ऑफ ट्रीज। तो इतना थिक है वहां पर जंगल, इतने प्लांट्स हैं, मतलब जंगल तो है ही रेन फॉरेस्ट, पर नॉर्मल जो सिटीज हैं वहां पर भी झाड़ इतने हैं कि रास्ते के दोनों तरफ झाड़ इस तरह से, ऐसे मानो वो छतरी बन जाती है ना, कैनपीज मतलब इस तरह से जुड़ जाते हैं ये, या फिर ऐसे ऐसे छत सी बन जाती है कि दो प्लांट्स, दो झाड़ आकर मिल रहे हैं, तो या तो इस तरह का बनेगा या तो इस तरह का बनेगा। तो कैनपीज मतलब छतरी जैसी बन जाती है, और उन छतरियों के नीचे कॉफी के प्लांटेशन हैं और वो कॉलोनियल बंगलोज हैं। मतलब इतनी वहां पर प्लांटेशन, इतना वहां पर अच्छी, मतलब झाड़ियां और बड़े बड़े पेड़ इतने ज्यादा हैं, तो इस तरह से वो कैनपीज बन जाती है, और उसके अंदर इस तरह से कॉफी के प्लांटेशन भी है और कॉलोनियल बंगलोज भी है। जो प्राइम कॉर्नर है वहाँ के, बहुत जो प्राइम एरियाज हैं वहां पर ये कॉलोनियल बंगलोज हैं और वहां पर ये कॉफी के प्लांटेशन भी हैं। The fiercely independent people of Kurg are possibly of Greek or Arabic descent. वहां के जो लोग हैं वो फियर्सली, बहुत स्ट्रांगली, बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंट है। तो मतलब कुर्गी लोग जो है बड़े इंडिपेंडेंट माने जाते हैं, इंडिपेंडेंट किस्म के लोग हैं वो लोग। और ऐसा माना जाता है कि वो लोग या तो ग्रीक या अरेबिक डिसेंट के हैं, मतलब उनके जो पूर्वज थे वो ओरिजिनली या तो ग्रीक से थे या तो अरब से थे। इनका मतलब कहीं ना कहीं कनेक्शन ग्रीस और अरब से है। इसके पीछे जो थ्योरीज हैं वो भी उन्होंने एक्सप्लेन की है राइटर ने। As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. अब अलेक्जेंडर ने जब इंडिया पर अटैक किया था तो उसने बहुत बड़ी आर्मी लेकर आया था,
तो जब यहाँ से वापस जाना उसके लिए मुश्किल हो गया था। ऐसा मतलब आपने अगर आप जब इतिहास पढ़ेंगे, आपको होगा भी शायद इतिहास में, तो उसमें बहुत ज़्यादा वो थक भी गए थे, उनका राशन खत्म हो गया था और फिर बारिश होने लग गई थी। बहुत सारे रीज़न्स थे जिसकी वजह से अलेक्जेंडर की आर्मी को वापस जाना मुश्किल सा हो गया था। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर रुक जाने का डिसीजन लिया। तो सम ऑफ द सोल्जर्स, नॉट ऑल द सोल्जर्स बट सम ऑफ द सोल्जर्स सेटल्ड इन कुर्ग। वो लोग कुर्ग में रुक गए, वहीं पे रुक गए और वहाँ पर वो लोग सेटल हो गए, वहाँ पर बस गए। These people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites. और उन्होंने फिर वो जो सोल्जर्स यहाँ पर बस गए, यहाँ रुक गए और यहाँ बस गए कुर्ग में, उन्होंने वहाँ की जो लोकल विमेन थी उनसे, लोकल गर्ल्स थी उनसे शादियाँ की। तो उनके मतलब उससे फिर फैमिली बनी उनकी। तो उनकी जो मतलब मैरिज के सिस्टम्स है या उनके रिलीजियस राइट्स है या उनके जो मार्शल आर्ट्स भी हैं, उनका युद्ध करने के तरीका, उस सब में वो जो ग्रीक कल्चर है उसकी झलक है, दैट इज एपरेंट, वो दिखती है, दैट इज विजिबल। तो बिकॉज ऐसा माना जाता है, ये इसलिए है कि अलेक्जेंडर की आर्मी के कुछ सोल्जर्स रह गए, उन्होंने लोकल विमेन से शादियां की, उसके बाद उन्होंने वहाँ जो फैमिलीज बनी उसमें दैट वुड बी अ मिक्स ऑफ बोथ द कल्चर ना, जो हमारा इंडियन कल्चर और वो ग्रीक कल्चर उनका मिक्स हो गया। तो बहुत सारी चीजें जो ग्रीक कल्चर की हैं वो इनके रहन सहन में, इनके मार्शल आर्ट में, इनकी शादियों में, इनके रिलीजियस राइट्स में, रिलीजियस राइट मतलब जो धार्मिक विधियां हैं उनमें उसकी झलक हमको दिखाई देती है। तो ये एक कारण माना जाता है। विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। और ये जो राइट्स हैं, मतलब ये जिस तरह की विधियां, धार्मिक विधियां या जिस तरह की शादी या की विधियां उनकी होती है या जिनके मार्शल आर्ट है, वो हिंदू जो हमारे मेन स्ट्रीम है, इंडिया में कौन सबसे ज्यादा पॉपुलेशन क्या है, हिंदू है। तो हमारा मेन स्ट्रीम कल्चर जो है वो हिंदू कल्चर है। तो ये इनका कुछ कुछ बातें जो है यहाँ के जो कुर्ग में रहने वाले जो कुछ लोगों के जो ट्रेडिशंस हैं वो मेन स्ट्रीम हिंदू कल्चर से थोड़े अलग हैं, वो ग्रीक कल्चर से मिलते जुलते हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि शायद अलेक्जेंडर की आर्मी के लोग यहाँ पर रुक गए होंगे और फिर उनकी जो फैमिली बाद में यहाँ की लोकल लड़कियों के साथ शादी करके जो फैमिली बनी उससे बिलोंग करने वाले ये लोग हैं, ऐसा माना जाता है। The theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by Kodavus. अभी दूसरी एक थ्योरी ये मानी जाती है ना कि ये यहाँ के जो इंडिपेंडेंट लोग हैं वो उनका ओरिजिन या तो ग्रीक है या तो अरब है। तो अरब क्यों माना जाता है? तो अरब इसलिए माना जाता है कि यहाँ के ये जो कोडावुस जो हैं, यहाँ के लोगों को कोडावुस बोला जाता है, कुर्गियों को। तो वो लोग एक लॉन्ग ब्लैक कलर का कोट पहनते हैं और उसमें एक एम्ब्रॉयडरी किया हुआ वेस्ट बेल्ट, मतलब कमर में जो बेल्ट होता है वो लगाते हैं जिसमें एम्ब्रॉयडरी की हुई होती है, नोन एज कुपिया। उसको बोला जाता है कुपिया। मतलब ये जो लॉन्ग सा कोट जो रोब जैसे पहनते हैं और उसमें वेस्ट बेल्ट एम्ब्रॉयडरी होता है, उसको कुपिया बोला जाता है। इट रिसेम्बल्स द कुफिया वोन बाय द अरब्स एंड द कुर्ड्स। वो जो अरब्स जिस तरीके के कुफिया पहनते हैं उसी के तरह दिखता भी है और उसके से मिलता जुलता नाम भी है, इसलिए ये शायद अरब डिसेंट के होंगे। इस तरह की दो थेरीज है। ये इसके पीछे कोई बहुत प्रूफ नहीं है किसी तरह का, क्योंकि फियर्सली इंडिपेंडेंट तो इंडियन ओरिजिन के भी हो ही सकते हैं, बट दीज आर द थियरीज। सो लोग वहां मानते हैं इस बात को। सो हो सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो फियर्सली इंडिपेंडेंट होने का वही कारण है। फियर्सली इंडिपेंडेंट तो हम सभी हो सकते हैं, इंडियंस भी फियर्सली इंडिपेंडेंट है ही। एनीवे, दीज आर द टू थेरीज विच आर पॉपुलर अबाउट कुर्गिस के। उनके जो सम ऑफ द कुर्गिस, सब कुर्गिस के बारे में नहीं, कुछ कुर्गिस हैं उनके जो एंसेस्टर्स हैं वो या तो ग्रीक ओरिजिन के थे या अरब ओरिजिन के थे, और उसके पीछे के कारण भी राइटर ने हमको बताए। एनीवे, कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी मतलब मेहमान नवाजी। यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाजी, मतलब लोगों की बहुत, दे आर वेरी वेलकमिंग। वो आपकी बहुत खातिरदारी करते हैं। उनके यहाँ कोई मेहमान जाता है, कोई उनके घर जाता है तो उनकी बहुत खातिरदारी की जाती है। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। और आप उनके घर जाएंगे तो वो उनके जो, क्योंकि ये क्या है, वहाँ के जो पुरुष हैं
वो वॉरफेयर में जाते हैं, मतलब वो लड़ाकू हैं, वो लोग सैनिक हैं, तो वो वॉर में जाते हैं। तो उनकी बहादुरी के बहुत सारे किस्से हैं कि वो किसी के बेटे का, जैसे पेरेंट्स हैं तो उनका बेटा अगर आर्मी में है तो पेरेंट्स बताएंगे, या किसी के फादर अगर आर्मी में है तो उनके बच्चे बताएंगे कि मेरे फादर ने इस युद्ध में भाग लिया, उन्होंने इस तरह से मेडल जीता, उन्होंने इस तरह से युद्ध किया। तो उनके वैलर मतलब उनकी बहादुरी के जो किस्से हैं उनको रिकाउंट, मतलब उनको याद करना, उनको वर्णन करना, उनको बताना, ये उनका बड़ा फेवरेट पार्ट ऑफ देयर लाइफ है। तो कुर्किस के वहां पर आपको वहां के जो पुरुष हैं उनके जो वैलर के बारे में, उनकी बहादुरी के किस्से सुनने को आप बहुत मिलेंगे। दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ दैट, और वो बड़े उत्साह से उनके बहादुरी के किस्से आपको सुनाते हैं। द कुर्क रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। हमारे इंडियन आर्मी में कुर्ग रेजिमेंट भी है स्पेसिफिक, और दैट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड, मतलब बहुत ज्यादा मेडल जीतने वालों में से एक रेजिमेंट है। आर्मी में मेडल क्यों मिलते हैं? आर्मी में मेडल मिलते हैं बहादुरी के लिए। तो कुर्क रेजिमेंट के जो सैनिक हैं उनको बहुत सारे मेडल मिले हुए हैं, क्योंकि वो बड़ी बहादुर कौम है। कौम या मतलब दे आर फ्रॉम अ रिलीजन, नॉट रिलीजन, फ्रॉम अ रीजन, कि जो दोज आर नोन फॉर देयर वैलर, नोन फॉर देयर करेज। तो कुर्क रेजिमेंट बहुत डेकोरेटेड, मतलब उनको बहुत सारे, उस रेजिमेंट के सैनिकों को बहुत सारे अवार्ड्स, मेडल्स, अवार्ड्स नहीं सॉरी, मेडल्स मिले हुए हैं उनकी बहादुरी के लिए। सो इंडियन आर्मी की वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट इज कुर्ग रेजिमेंट। And the first chief of Indian Army, General Cariappa, was a Kurgi. हमारी जो इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारी आर्मी के जो फर्स्ट जो चीफ थे वो भी जनरल करियप्पा, वो भी कुर्गी ही थे। Even now, Kodavos are the only people in India permitted to carry firearms without a license. देखिए हमारे देश में अगर आपको फायर आर्म मतलब बंदूक या पिस्टल या राइफल ये रखना हो तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, बिना लाइसेंस के आप नहीं रख सकते। लेकिन ये कोडावोस जो है इनको अभी भी बिना लाइसेंस के फायर आर्म्स मतलब बंदूकें वगैरह रखने की परमिशन है। इंडिया में सिर्फ इनके पास ही है कि बिना लाइसेंस के दे कैन कैरी फायर आर्म्स। बाकी पूरे इंडिया में आपको पहले लाइसेंस लेना पड़ता है, तभी आप फायर आर्म्स रख सकते हैं, मतलब बंदूक वगैरह रख सकते हैं। The river Kaveri obtains its water from the hills and forest of Kurg. अब वहां पर जो रिवर कावेरी बहती है उस रीजन में, तो उसमें जो पानी आता है रिवर कावेरी में, वो कहाँ से ऑप्टेन होता है, कहाँ से मिलता है रिवर कावेरी को? जो कुर्ग के आसपास की जो हिल्स है और जो फॉरेस्ट है, उसमें हिल्स से पानी, जब बारिश होती है तो हिल्स से पानी उतर के और रिवर्स में आता है, फॉरेस्ट से भी बह के पानी आता है। तो ये सारा पानी जो है कावेरी रिवर में, वो कुर्ग की जो पहाड़ियां हैं और कुर्ग का जो फॉरेस्ट है वहां से जमा होकर कावेरी में आता है। महासीर, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर्स। और महासीर नाम की एक बड़ी सी मछली जो फ्रेश वाटर में पाई जाती है, वो जो महासीर नाम की जो मछली है वो यहाँ पर कुर्ग में मतलब कावेरी रिवर में जो बहुत सारे अबाउंड मतलब बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती है। तो वहां पर महासीर नाम की जो बड़ी सी मछली है, जो फ्रेश वाटर की मछली है, वो बहुत मात्रा में वहां पर देखने मिलती है हमको। किंगफिशर्स डाइव फॉर देयर कैच। और किंगफिशर नाम का जो पक्षी होता है वो इस महासीर का शिकार करने आता है। दे डाइव एंड दे कैच एंड उड़ जाते हैं। तो वहां पर किंगफिशर महासीर का शिकार करने के लिए आपको दिखाई देंगे, वहां आते हुए दिखाई देंगे। While squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. और साथ में ही जो वहां पर जो स्क्विरल जो गिलहरियां हैं वो और लंगारूज मतलब बंदर, वो क्या करते हैं, फल खाते हैं, थोड़े थोड़े खाकर आधे खाए हुए फलों को पानी में फेंकते हैं। तो पानी में क्या होता है, अगर आप कोई चीज पानी में फेंकते हैं तो स्प्लैश होता है ना, पानी उछलता है और एक ऐसा लहर सी बनती है, ऐसा गोल लहर बनती है, पानी हिलता है, तो बड़ा देखने में अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। और ये तो क्लियर वाटर है, पानी बहुत साफ है वहां का, तो वहां पर इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो ये गिलहरियां और ये जो बंदर है ये उसको एंजॉय करने के लिए ऐसी शरारतें करते हैं कि आधे खाए हुए फलों को फेंकते हैं और फिर वो जो स्प्लैश होता है और वो जो रिपल इफेक्ट बनता है, रिपल इफेक्ट मतलब वो जो लहर सी बनती है, भंवर सा बनता है, लहर सी बनती है, उसको एंजॉय करते हैं।
ये हम लोगों को सबको अच्छा लगता है ना, मतलब बचपन में तो सभी करते हैं, इवन बड़े भी करते हैं। आप किसी भी वाटर बॉडी के पास जाते हैं तो आपका मन हो ही जाता है कि 1-2 पत्थर उठा के आप पानी में फेंकते हो। फिर वो पानी में स्प्लैश भी होता है और फिर वो ऐसा तरंग सी उठती है, ऐसा भंवर सा उठता है, तो वो देखने में बड़ा अच्छा लगता है। तो बस इसी इफ़ेक्ट को एन्जॉय करने के लिए ये गिलहरियाँ और बंदर इस तरह से आधे खाए हुए फल वगैरह पानी में फेंकते रहते हैं। Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mahout. और वहाँ पर जो एलिफेंट्स हैं वो आते हैं और उनके जो महावत होते हैं, जो एलिफेंट्स के केयर टेकर होते हैं, जो एलिफेंट्स का ध्यान रखते हैं, उनको उनके महावत बोला जाता है। तो उनके महावत उनको यहाँ लेकर आते हैं एलिफेंट्स को, उनको वहाँ पर नहलाते हैं, उनको स्क्रब करके, उनको घिस कर वहाँ पर उनकी स्किन को साफ करते हैं, मतलब उनको नहलाने लाते हैं। तो मतलब इन शॉर्ट वहाँ का जो माहौल कैसा होता है, ये बड़े अच्छे तरीके से राइटर ने हमको डिस्क्राइब करने की कोशिश की है कि किस तरह से वहाँ पर क्लियर वाटर में महासीर होती है जिसको पकड़ने किंगफिशर आते हैं, फिर वहाँ पर गिलहरियाँ और बंदर किस तरह से वहाँ पर आधे खाए हुए फल फेंक कर स्प्लैश इफेक्ट और रिपल इफेक्ट क्रिएट करते हैं, फिर किस तरह से एलिफेंट्स आते हैं, उनके महावत उनको लेकर आते हैं नहलाने के लिए, तो इस तरह का वहाँ का माहौल सारा होता है। The most laid-back individuals become converts to the life of high-energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking. अभी जो सबसे लेड बैक किस्म का, माने एकदम जिसको शांति से बैठे रहना अच्छा लगता है, जिसको एकदम रिलैक्स रहता है, उसको फिजिकल एक्टिविटी पसंद नहीं, मतलब इन शॉर्ट आलसी सा जो आदमी है, ऐसा मोस्ट लेड बैक आदमी व्यक्ति भी अगर यहाँ आ जाए कुर्ग में, तो वो व्यक्ति भी हाई एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, वो भी बहुत एनर्जेटिक हो जाता है। क्यों हो जाता है? बिकॉज वहाँ एक्टिविटीज ही इतनी है कि कुछ ना कुछ आप करोगे और आप में एनर्जी आ ही जाएगी, मतलब आपका सारा आलस वालस गायब हो जाएगा और आप कुछ ना कुछ एनर्जी वाली स्पिरिट में आकर कुछ ना कुछ करोगे। तो वहाँ क्या होता है कि मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर्स विद रिवर राफ्टिंग। अभी रिवर राफ्टिंग राफ्टिंग मतलब क्या होता है कि वुडन प्लैंक्स जो होते हैं ना, लकड़ी के ऐसे पट्टे पट्टे, उसको जोड़कर जो एक बोट सी बनाई जाती है, उस बोट पर बैठकर पानी में मतलब ट्रैवल करना, दैट इज राफ्टिंग। और कैनोइंग होता है, कैनोइंग मतलब ऐसी पतली सी बोट होती है, लंबी पतली। आपने कई बार मतलब ये स्पेशली केरल तरफ भी होता है इसका कुछ कॉम्पिटिशन्स भी होती है कि लंबी पतली बोट होती है जिसमें एक्चुअली इतनी पतली होती है ना वो कि इसका बैलेंस बनाना इज अ स्किल। तो उसमें बैठकर रिवर में ट्रैवल करना, दैट इज कैनोइंग। फिर रैपलिंग, रैपलिंग मतलब आप वो जिसको बोलते हैं रोप से बांध कर चढ़ना, इस पर हिल्स पर चढ़ना। तो एक तरफ से रोप को जो क्लाइंबर होता है वो उसके बॉडी को बांध दिया जाता है और दूसरी तरफ से वो कहीं पर अटकाया जाता है, उससे ऊपर जाना और नीचे आना दोनों जो होता है, दैट इज रैपलिंग। फिर रॉक क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग भी वहाँ पर अलग बहुत इतना एरिया मतलब इस तरीके का है, हिली एरिया है, तो वहाँ पर रॉक क्लाइंबिंग है। फिर माउंटेन बाइकिंग भी करते हैं, माउंटेन में बाइकिंग करना इज वेरी एडवेंचरस। तो इस तरीके के बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज है। तो कोई भी व्यक्ति वहां जाकर एकदम हाई एनर्जी स्पिरिट में आ ही जाता है। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेड्स इन द रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रेकर्स। और वहां पर बहुत सारे ऐसे वॉकिंग ट्रेड्स बन गए, वॉकिंग ट्रेल्स जो है, वॉकिंग ट्रेल मतलब ऐसे चल चल के वो जो पगडंडियां सी बन जाती है ना, तो वो किसी ने जाकर वहां पर रोड नहीं बनाए, वो वहां से गुजर गुजर के लोगों के कंटिन्यूस वहां से पास होने की वजह से जो नेचुरली बन गई हैं ऐसे जो ट्रेल्स हैं, उस पर लोग चल के जाते हैं। और फिर वहां पर मतलब ट्रेकिंग ट्रेकिंग लोग ऐसे रीजन में बहुत करते हैं ना, दूर दूर तक चलते हैं, फिर माउंटेन ट्रेकिंग भी करते हैं। तो यहाँ बहुत सारा ये अवेलेबल है क्योंकि वो रीजन ही वैसा है, थिक फॉरेस्ट भी है, पहाड़ियां भी है, तो वहां पर ट्रेकर्स के लिए तो हेवन जैसा है, बहुत वहां पर एंजॉय करते हैं ट्रेकिंग। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। और वहां पर इतना थिक जंगल है तो वहां पर बर्ड्स भी हैं, बटरफ्लाइज भी हैं और बीज भी हैं, तो वहां पर भी आपको अलग अलग तरह की बर्ड्स, अलग तरह की बटरफ्लाइज, बीज वहां पर आपको कंपनी देने के लिए, मतलब दे आर देयर। वहां पर बहुत सारी मतलब नंबर्स में वहां पर बीज भी हैं, बटरफ्लाइज भी हैं और बर्ड्स भी हैं। macaques, Malabar squirrel,
Langaroos and slender lories keep a watchful eye from tree canopies. और ये मकाकस मतलब एक तरह का बंदर होता है, एक स्पेशी है बंदर की, वो होते हैं। फिर मलाबार स्क्विरल है वहां पर, की वहां की जो स्क्विरल्स हैं। लंगारूज मतलब अगेन अनदर स्पेशी ऑफ बंदर। और स्लेंडर लोरीज मतलब एक छोटा सा, मतलब गिलहरी के जैसा ही एक छोटा सा प्राणी होता है, गिलहरी से थोड़ा सा बड़ा। उसकी बड़ी ऐसी गोल सुंदर चमकीली आंखें होती है, एकदम गुलाब में। ये लोरीज ना हम एक्चुअली कार्टून सीरियल्स या कार्टून मूवीज में जनरली लोरीज काफी होती हैं। आई थिंक आई डोंट रिमेम्बर दैट मूवी। लोरीज, आई थिंक लायन किंग में ही आई थिंक लोरीज थे। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट ऐसी बड़ी चमकीली सुंदर सी आंखों वाले ये प्राणी होते हैं। तो ये लोरीज भी वहां पर बहुत है। दे कीप अ वॉचफुल आई ऑन यू, मतलब वो आपको देखते रहते हैं फ्रॉम द ट्री कैनपीज, मतलब ट्री से जो ऐसी छतरियां बनी होती वहां पर वहां पर बैठे होते हैं, वो आपको देख रहे होते हैं, मतलब दे आर देयर एंड दे कीप अ वॉचफुल आई ऑन यू, मतलब वो आपको देख रहे होते हैं वहां से। I do, however, prefer to step aside for wild elephants. बट भाई मैं तो वो जो वाइल्ड एलिफेंट्स हैं, जो जंगली वहां के जो हाथी हैं, उनसे दूर ही रहता हूँ। उनके ज्यादा पास वास नहीं जाता, क्योंकि भाई जंगली हाथी हाथी इतना बड़ा सबसे शक्तिशाली प्राणी, और वो वाइल्ड अगर वो कुछ गड़बड़ हो गया, उसका कुछ मूड वूड खराब हो गया, तो बड़ी मुश्किल वाला काम है। सो आई प्रिफर टू स्टे अवे फ्रॉम, दूर से एंजॉय करता हूँ, पर हाथियों के पास मैं जाना प्रेफर नहीं करता। The climb to the Brahmagiri Hills brings you into a panoramic view of entire misty landscape of Kurg. अब अगर आप ब्रह्मगिरी हिल को, वहां पर ब्रह्मगिरी हिल, जो वहां की जो हिल्स है उसका नाम है ब्रह्मगिरी हिल्स, उसको क्लाइम करके अगर आप ऊपर जाते हैं तो आपको पूरा जो कुर्ग है उसका एक पैनोरेमिक, मतलब एक वाइड व्यू। पैनोरेमिक आपको पता ही है, हम सबके फोन में पैनोरेमिक व्यू होता है, पैनोरेमिक जो फीचर है वो है, तो यू नो व्हाट इज पैनोरेमिक। इट्स वाइड ह्यूज, मतलब चारों तरफ का पूरा आपको एक सुंदर वाइड व्यू देखने मिलता है। द मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग, मिस्टी मतलब फॉगी, ऐसा बहुत कोहरा कोहरा, क्योंकि इतना वहां पर बारिश बहुत होती है, वहां पर ह्यूमिडिटी बहुत है, मॉइस्चर बहुत है, और ठंडा भी होता है, तो वहां पर कोहरा धुंध बहुत होती है। तो वहां का जो मिस्टी जो लैंडस्केप है वो आपको देखने मिलता है, सारी तरफ ऐसा लगता है बादल बादल छाए हुए हैं। तो इस तरह का सुंदर वो एटमॉस्फेयर आपको वहां पर, अगर ब्रह्मगिरी चढ़ के आप ऊपर जाते हैं तो आपको आजू बाजू में बहुत सुंदर मिस्टी एनवायरमेंट जो कोहरे वाला है वो दिखाई देता है। A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of निसर्गधाम। और अगर आप एक जो रोप ब्रिज है वहां पे, वो उसको क्रॉस करके अगर आप जाते हैं तो एक आइलैंड है, उसको निसर्ग नाम दिया गया है। मतलब कावेरी रिवर में ही होगा ये, कावेरी रिवर पर एक रोप ब्रिज बना हुआ है, उसको क्रॉस करके उस पर से चलते हुए अगर आप जाते हैं तो एक 64 एकड़ का बड़ा सा, मतलब 64 एकड़ में बना हुआ एक निसर्ग धाम नाम का जो आइलैंड है वो आपको देखने को मिलता है। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट एट नियर बाय बाइलाकुपे इज अ बोनस। और चलते फिरते अचानक आपको कोई दिख जाना, मतलब ऐसे कोई प्लानिंग से आप, या आपको ऐसे एक्सपेक्टेड भी नहीं होता कि भाई ये आपको देखेंगे, अचानक आपको वहां पर चलते फिरते वहां पर आपको कौन दिख जाते हैं, बौद्ध मॉन्क्स जो हैं वो आपको दिख जाते हैं, जो वहां पर जो इंडिया में जो तिब्बत का सबसे बड़ा जो सेटलमेंट है बुद्ध लोगों का, वो सेटलमेंट, मतलब वहाँ का, वहाँ पे उन्होंने एक मठ बनाए जो उनके ये होते हैं, मठ ही बोलते हैं उसको, तो उसमें बुद्ध मॉन्क वहां पर आपको मतलब चलते फिरते अचानक से आपको दिख जाते हैं, तो दैट इज काइंड ऑफ अ बोनस टू यू कि अरे कुछ अलग दिखने मिलता है ना एकदम। नॉर्मली हम लोग सब टूरिस्ट होते हैं, यहाँ वहाँ के लोकल लोग आपको दिख रहे होते हैं, और अचानक कोई बुद्ध मॉन्क या उनका बुद्ध मॉन्क के ग्रुप आपको दिखते हैं, तो दैट इज काइंड ऑफ अ बोनस फॉर यू। The monks in red, ochre, and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Coorg. और ये जो बौद्धिक जो बुद्धिस्ट मॉन्क है, वो लोग कैसे रेड, ऑकर और येलो कलर के रोब्स मतलब वो जो चोला जैसे पहनते हैं ना, तो लाल कलर के, येलो कलर के, और ऑकर भी एक येलो का ही एक शेड है, तो उस तरह के वो लोग पहने होते हैं। और वो बहुत सारे जो सरप्राइजेस हैं वहां पर कुर्ग में,
बहुत सारे सरप्राइजेस में से एक है। तो आप अगर कुर्ग में भारत की आत्मा को ढूंढ रहे हैं, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, तो उन बहुत सारी चीजों में से ये भी एक चीज है कि इस तरह से बौद्धिक monk आपको वहां दिखते हैं। तो दिस इज व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ कुर्ग। कुर्ग है ही बड़ी सुंदर जगह, और राइटर ने बहुत शॉर्ट में लेकिन बड़े इफेक्टिवली और बहुत अच्छा वर्णन किया है। तो कुर्ग जो है वो मतलब एक जिसको बोलते हैं ना, पिक्चर हमारे आंख के सामने क्रिएट कर दिया कि किस तरह से वहां पर अलग अलग पक्षी प्राणी हैं, वहाँ का कैसा मिस्टी एनवायरनमेंट है, वहाँ आपको अचानक से बौद्धिक मॉन्क दिख जाते हैं, वहाँ पर कॉफी कितने प्रोमिनेंटली कॉफी का अरोमा सब दूर होता है, और कॉफी के ग्रीन प्लांटेशन दिख रहे हैं आपको दिखते हैं। उसके अलावा वहाँ सुंदर जो बंगलोज हैं, कॉलोनियल बंगलोज एक्चुअली बड़े सुंदर हैं। तो इस तरह की सारा जो एक पेन पोर्ट्रेल जिसको कहते हैं, वो बड़ा अच्छा राइटर ने क्रिएट किया है। वेरी ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ कुर्ग, एंड डेफिनेटली इट्स वर्थ विजिटिंग। तो दिस इज व्हाट द चैप्टर इज। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगले जो वीडियोस हैं उसमें हम इस चैप्टर की समरी और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। सो टिल देन अच्छे से पढ़ाई करते रहिए एंड टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, टेक केयर, बाय।